अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हम अपने डेफर्ड टैक्स के अंदर एक और स्पेशलाइज एरिया देख लेते हैं जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स विद शेयर बेस्ड पेमेंट्स। अच्छा भाई, आपने जब IFRS 2 किया होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डेफिनेटली किया होगा, तब आपको ये पता होगा कि भाई शेयर बेस्ड पेमेंट्स का मतलब ये है कि जब आप किसी बंदे से या किसी कंपनी से सर्विसेज रिसीव करें या गुड्स रिसीव करें तो इन एक्सचेंज आप अपने शेयर्स देंगे या वो कंसिडरेशन देंगे जो आपके शेयर की प्राइस पे बेस करती होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द स्कोप ऑफ IFRS 2। IFRS 2 ये कहता है कि भाई एंटिटी रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज एंड इन एक्सचेंज गिव्स शेयर्स ऑफ कंपनी और consideration that is based on price of the company's shares। यानी सर ये तो मैंने आपको स्कोप रिकॉल करा दिया क्योंकि ये बहुत लाजमी है, क्योंकि मेरी अजम्पशन ये है कि आपने हल्का फुल्का किया हुआ है, और जिसने हल्का फुल्का नहीं भी किया हुआ तो वो भी यहाँ से केटर कर लेगा, क्योंकि मैं उस पर थोड़ा सा एक आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। भाई IFRS 2 ये कहता है, IFRS 2 आपको ये कहता है कि आप IFRS 2 के अंदर तब आना जब आपको ये पता हो कि एंटिटी ने गुड्स लिए हैं या सर्विसेज लिए हैं। अच्छा, ये सर्विसेज अपने एम्प्लॉय से भी ले सकते हैं, और इन एक्सचेंज आप पैसे नहीं दे रहे, आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, और अगर पैसे भी दे रहे हैं तो वो पैसे जो पे होना बेस होता है आपकी कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर। ये हो गया आपका बेसिक फिनोमेना, बेसिक डेफिनेशन। फिर इसके अंदर हमने कहा कि जब ये दो बातें हो गई तो आप सीधा कहना सर कि या तो आपकी ट्रांजैक्शन इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन होगी या कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड का मतलब ये है कि आप लोग अपनी जेब से कैश पे करेंगे, पर वो कैश पे होना डिपेंडेंट होगा आपकी कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर। तो ये दो बातें हो गई, इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन की। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हम इसको ज़रा डेफर्ड टैक्स से कनेक्ट करते हैं। भाई आपको अगर मैं एक रिकैप दूं तो आपको याद होगा कि अगर इफ़ कंपनी इशूज़ शेयर ऑप्शंस, यानी शेयर ऑप्शंस दिए हैं टू एम्प्लॉयज़, सही जी, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑप्शंस दिए हैं, सही है जी। अच्छा, जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑप्शंस देते हैं तो देयर मस्ट बी, या मस्ट बी तो लिखना सही नहीं है, देयर कैन बी आ एक्सरसाइज प्राइस। यानी अगर मैं ये कहूँ आपको, बात मेरे बच्चों प्लीज़ सुनना, मुझे आपको पूरा लॉजिक डिवाइस करनी है यहाँ पे। मैंने कहा कि भाई अगर जिस दिन मैं मैं कह रहा हूँ जनवरी 1 2023 की डेट चल रही है आज, सही, जनवरी 1 2023 की डेट चल रही है, और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी ₹100 है। कंपनी की शेयर प्राइस कितनी चल रही है? 100 चल रही है। अच्छा भाई, और 100 से चलो हम कर लेते हैं 108, हमने कहा 108 चल रही है, सही है जी। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹100। यानी सर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा, और मैं लेट से कह रहा हूँ मेरे जो हैं 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। मैंने अपने एम्प्लॉय को ये कहा कि भाई तुम मेरे पास 3 साल काम करो, वर्क फॉर 3 years। ये कहलाती है हमारी सर्विस कंडीशन, क्या आप हमें सर्व करें। अच्छा भाई, मैंने कहा मेरे शेयर की फेयर वैल्यू जो है, वो 108 है। ये मैं इसलिए शुरू से करवा रहा हूँ, जिसने नहीं किया वो भी कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ यहाँ पे फोकस होकर देखिएगा एज फार एज डेफर्ड टैक्स इज कंसर्न। अच्छा भाई, मैंने कहा मेरे शेयर की फेयर वैल्यू ये है और एक्सरसाइज प्राइस आ रही है 100। तो मैंने कहा कुल मिला के जो सामने वाले का फ़ायदा है वो 8 रुपये। यानी भाई वो बंदा मेरे पास
क्यों रुकेगा और मुझे सर्विसेज क्यों देगा? क्योंकि मैं इसको एक इंसेंटिव दे रहा हूँ कि भाई तुम कंपनी के साथ बने रहो, कंपनी के लिए काम करो, हम तुम्हें कंपनी के अंदर स्ट्रेक दे देंगे, बट वो स्ट्रेक भी सस्ता होगा। अगर उसको मैं 108 की ही एक्सरसाइज प्राइस दूंगा तो वो बोलेगा भाई मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं आपसे लूँगा, मैं मार्केट से ले लूँगा। तो पहली बात तो ये हो गई। खैर, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है वो फ़ायदा जो सामने वाले पोटेंशियल शेयर होल्डर को होगा। आई एम सेइंग पोटेंशियल शेयर होल्डर, जिसके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा, फिर जब आप IFRS 2 की अकाउंटिंग करते हैं ना, IFRS 2 की अकाउंटिंग, तो यहाँ पर आपको ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने जो ओवर द पीरियड एक्सपेंस बुक करना है, सही है, कि एम्प्लॉय की सर्विस का, वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस पे बुक करना है। किस पे बुक करना है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस पे। अब जरा मेरी बात समझिएगा सर, मैं ये कह रहा हूं ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस है, ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है वो एम्बेडेड फायदा जो उसको इमीडिएटली हुआ है, सही है जी, ये ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू है। अच्छा, फिर हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज लगा के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देख के और फ्यूचर को प्रोजेक्ट करके कि भाई आगे इस कंपनी के ट्रेंड्स क्या हैं, इकोनॉमी के हालात क्या हैं, वो सारी चीज़ें करा के मुझे बताता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट। फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट, अच्छा, फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट का मतलब ये है कि मजीद इसके अंदर और कितने पोटेंशियल हैं ग्रो होने के। यानी वो ये बता रहा है कि भाई आज तो फ़ायदा 8 रुपये का है, प्लीज़ मेरी बच्चों बात सुनिएगा फोकस के साथ, वो ये बता रहा है आज तो फ़ायदा 8 रुपये का है, वो तो दस्ती है ना, वो तो अभी हो चुका है। हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में कितना फ़ायदा होगा, तो वो फ्यूचर का फ़ायदा जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो हमने कहा लेट से वो 2 है, तो मेरे पास अभी 10 रुपये की फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बन गई एट ग्रांट डेट। ग्रांट डेट का मतलब होता है वो दिन जिस दिन ये ऑप्शंस मैंने एम्प्लॉयज़ को ग्रांट किए हैं, दिए हैं, तो ये हो गई मेरी फेयर वैल्यू ऑप्शन। अगेन ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट है ये कैसे निकलता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड इंक्रीज, क्योंकि आप खुद देखें ना मेरे बच्चों, आप खुद देखें जैसे जैसे ये प्राइस इंक्रीज होती रहेगी, एक्सरसाइज प्राइस सेम है और ये बेनिफिट इंक्रीज होता रहेगा, तो वो कह रहा है भाई आज ही देख लो कि एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितना है, ये फेयर वैल्यू लॉक कर दो, क्योंकि जिस दिन आप इक्विटी इशू करने की कमिटमेंट करते हैं वहाँ पे प्राइस लॉक हो जाती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन आप लोग इक्विटी इशू करने की कमिटमेंट करते हैं वहाँ पे प्राइस लॉक हो जाती है। तो वो कहता है कि भाई आपने अब जो अकाउंटिंग करनी है आगे आने वाले सालों में, IFRS 2 की बात कर रहा हूँ, IFRS 2 की, अगेन IFRS 2 की, डेफर्ड टैक्स से कनेक्ट नहीं किया, पर अगेन मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने फेयर वैल्यू ऑप्शन निकाली है 10 रुपये, जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, दोनों को मिलाऊंगा तो फेयर वैल्यू ऑप्शन आ गया। यानी ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू है, ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू है, और ये ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड भी होते हैं और इसकी फेयर वैल्यू ऐसे ही निकल रही होती है। बात, अगर कोई ट्रेडेबल मार्केट है तो ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड होते हैं, बात क्लियर है? तो ये हो गई फेयर वैल्यू ऑप्शन एट द ग्रांट डेट, ये बात हमने समझा दी। अच्छा, अब अकाउंटिंग का तरीका हमने कहा लेट से वर्क फॉर 3 इयर्स की जगह हमने कह दिया भाई वर्क फॉर 2 इयर्स, सिंपल हमने कहा वर्क फॉर 2 इयर्स। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं ईयर 1 2023 की बात करूं तो मैंने कहा मेरे 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, और मैंने ये अज्यूम किया कि भाई 1000 के 1000 एम्प्लॉयज़ साल के आखिर तक मेरे पास मौजूद थे, इस साल के आखिर तक 31 दिसंबर तक। तो मैंने कहा कि भाई जो सामने वाली पार्टी है, जो कंपनी है, मैंने सिंपल क्या किया, 1000 को मल्टीप्लाई किया 10 से, इंटू 1 डिवाइड बाई 2। मैंने कहा भाई कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मैंने ऑल टुगेदर 5000 रुपये का ईयर 1 में क्यूमुलेटिव एक्सपेंस बुक किया है। मैंने यहां पे लिख दिया क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, सही है जी, ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है। अच्छा, क्यूमुलेटिव और फॉर द ईयर इस साल सेम होगा। मैंने कहा सर ये आ गया हमारे पास फॉर द ईयर एक्सपेंस,
इसको भी सही कर लेते हैं। ये देखिएगा मेरे बच्चों, ये क्या गया, फॉर द ईयर एक्सपेंस। अच्छा क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि भाई आप प्लीज़ बात समझिएगा, 8 रुपये जो उसका फ़ायदा है कंपनी का एक्सपेंस है, सर आपने 108 से क्यों नहीं बुक किया? भाई इसमें से मुझे 100 तो मिल जाएंगे ना, वो मेरा एक्सपेंस है ही नहीं। मेरा एक्सपेंस है 8 प्लस फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो मैं लॉक करके आज बुक कर रहा हूँ। तो ये मुझे IFRS 2 कहता है। इसकी मैंने एंट्री ये बनाई होगी मेरे बच्चों, इसकी मैंने एंट्री ये बनाई होगी 31 दिसंबर 2023 के ऊपर, सही है जी, ईयर एंड के ऊपर 31 दिसंबर 2023 के ऊपर मैंने एक एंट्री बनाई होगी, शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस डेबिट और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट। ये आपने सॉर्ट ऑफ इक्विटी को क्रिएट किया हुआ है कितने से, 5,000 रुपये से। कितने से भाई, 5,000 रुपये से। ये आपकी एंट्री बन गई है पहले साल के आखिर में, यानी आपने कहा कि एम्प्लॉई आपको, ये 1000 एम्प्लॉयज़ आपको कुल मिला के 5,000 रुपये की सर्विस एडिशनली दे चुके हैं, क्योंकि आपका एक्सपेंस है, आपने कमिट किया, तो आपको तो पहले दिन पे पता था। ये बात क्लियर है? अच्छा आप ज़रा बात समझिएगा, बहुत सुकून से समझिएगा मेरे बच्चों। ये तो हो गया एक्सपेंस। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, जो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मुझे 80,000 रुपये का प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, उसके अंदर से ये एक्सपेंस डेफिनेटली माइनस हुआ हुआ है और ये अलग से रिजर्व क्रिएट हुआ हुआ है। रिजर्व तो ये मेरा जो बैलेंस शीट का आइटम है ना, इक्विटी का आइटम है, ये मेरा एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है कहाँ से, इस प्रॉफिट में से। यानी मैं कह रहा हूँ सही है, ₹5,000 ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम दिस प्रॉफिट, ये माइनस हुआ हुआ है। अच्छा अब हमने बोला भाई टैक्सेशन करनी है, टैक्स वाला कहता है, टैक्स अथॉरिटीज सेज दैट वी विल ओनली अलाउ एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। या हमने बोला भाई ये तो बात नहीं समझ आई, ये तो बात नहीं समझ आई, सर अभी समझाते हैं। टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप जो भी करते रहें अपने आगे पीछे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको जो अलाउ करूँगा वो सिर्फ आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, वो सिर्फ आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। यानी सर टैक्स वाला ये कह रहा है कि अगर ये तो ईयर 0 था ना, ये तो साल के शुरू में था, ग्रांट डेट थी मेरी, सही है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रांट डेट। मैं अगर आ गया ईयर 1 के एंड के ऊपर, मैंने कहा ईयर 1 के एंड के ऊपर यानी 31 दिसंबर 2023, तो मैंने कहा सर अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर मेरी प्राइस 105 हो चुकी है, एक्सरसाइज प्राइस सेम है, तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू हो चुकी है 5। मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो चुकी है बच्चों, 5। अब आगे जाके प्लीज सुनिएगा, अगर आगे जाके मैं ये कहूँ ये 3 का बेनिफिट है और ये 8 भी हो जाए, तो मैं एक्सपेंस बुक करने के लिए जो अकाउंटिंग कर रहा हूँ मैं IFRS 2 की, इसको कंसिडर नहीं करूँगा। ये तो मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ, क्योंकि आपको IFRS 2 अगर नहीं भी आता तो आप यहाँ से देख लेंगे। अकाउंटिंग के लिए आप इसको नहीं कंसिडर करेंगे, हाँ, इसको भूल जाएं, ये प्राइस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है अभी। वो आपने लॉक कर ली है इंट्रिंसिक वैल्यू और वो लॉक हो चुकी है, अब उसके बाद आप नहीं चेंज करेंगे। इसको हम रेड कर देते हैं, इसको भी हम रेड कर देते हैं, और इन दोनों को हम ज़रा वेट थोड़ा ज़्यादा देते हैं, सही है। ये बात हो गई, इसको आप भूल जाएं, अभी आप इस पर फोकस करें। पहले साल के आखिर में आप आए, आप मुझे एक बात बताएं, जब आप शेयर इशू करेंगे, अगर साल के आखिर में खड़ा हुआ हूँ मैं, साल के आखिर में, तो साल के आखिर में जब मैं मौजूद हूँ मेरे बच्चों, तो मुझे ये बात तो पता है ना कि मुझे टैक्स वाला जो डिडक्शन अलाउ करेगा वो मैक्सिमम उतने की करेगा जितना मेरा एक्चुअल लॉस है, तो आपके सामने मेरा एक्चुअल लॉस कितना है, 5 का। तो सर आपने एक्सपेंस तो जो है वो 5,000 का बुक किया हुआ है। देखते हैं अभी हमने क्या किया हुआ है। अब मैं अगर कहूँ एज पर टैक्स अथॉरिटीज़, सही है जी, एज पर टैक्स अथॉरिटीज़ अगर मैं काम करूँ, मैंने कहा एज पर टैक्स अथॉरिटीज़ यही काम मैं करूँ अगर,
सही है, यही काम मैं करूँ अगर, तो आप ज़रा फोकस कीजिएगा। टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं आपको मैक्सिमम ये एक्सपेंस अलाउ करूँगा, क्योंकि आप अज्यूम करें कि आप साल के आखिर में मौजूद है तो आपको तो अपडेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू पता है ना। तो आपने क्या कहा, आपने इसको कर दिया 5। तो टैक्स वाला कह रहा है कि भाई जब आप ये शेयर इशू करेंगे तो शेयर इशू करते वक्त आपको, ईयर एंड की बात कर रहा हूँ, ईयर एंड की, आपकी जेब में 100 रुपये से पैसा आएगा, आपका नुकसान 105, यानी आपका नुकसान जो 5 का है, आपने एडिशनली 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो मेरी नज़र में वो आपके लिए एक्सपेंस है, मैं उस पर आपको डिडक्शन दूंगा क्योंकि वो आपका नुकसान है। पर हमने कितना बुक किया हुआ है, 5,000 रुपये का एक्सपेंस। वो कितना अलाउ कर रहा है, 2,500 रुपये का, वो मुझे आधा अलाउ कर रहा है, क्योंकि मैंने जो एक्सपेंस बुक किया था वो इंट्रिंसिक वैल्यू उस दिन की प्लस फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट को मिला के, जो कि करना भी चाहिए, वो मेरा उस दिन का एस्टिमेट है, वो लॉक हो चुका है। अब वो आगे ऐसे ही चलता रहेगा और फिर जब जाके मैं शेयर इशू करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। पर एज फार एज द टैक्सेशन इज कंसर्न, द डेफर्ड टैक्स इज कंसर्न, तो डेफर्ड टैक्स के लिए मुझे वो बोलता है भाई मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू अलाउ करूंगा जो आपका एक्चुअल लॉस है। एंड एक्चुअल लॉस इस केस में मेरा कितना है मेरे बच्चों, 2,500 रुपये आपके सामने फॉर द ईयर एज एट दोनों ये है ना। तो मैं एक काम ये करूंगा, टैक्स वाला मुझे एड बैक करवा देगा, सही है जी, एक्सपेंस बुक्ड ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट, एक्सपेंस बुक्ड ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट्स कितना भाई, 5,000 रुपये आपने एक्सपेंस बुक किया हुआ है ना। टैक्स वाला बोलेगा बाबू शाबाश, इसको ऐड बैक कर दो, इसको ऐड बैक कर दो। प्लीज सुनिएगा, टैक्स वाले ने ये 5,000 रुपये ऐड बैक करवा दिए, 5,000 रुपये ऐड बैक करवा दिए, इस पे वो ले लेगा मुझसे करंट टैक्स। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ प्लीज सुनना मेरे बच्चों। तो सर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सोच समझने की बात है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब उसने इसको ऐड बैक करवा दिया तो मैं सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूँ, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूँ। देखो टैक्स वाला आज जो है ना, आज आपको 2,500 रुपये की सेविंग नहीं दे रहा, वो तो जब ये एक्चुअल में शेयर्स एक्सरसाइज होंगे तब होगा। अभी ये आपका जो है टेम्परेरीली क्रिएटेड डिफरेंस है। तो इसके अंदर ऊपर मैं ये कहूँगा आपको कि डेफर्ड टैक्स इनकम टू बी बुक्ड ओनली ऑन 2,500, सिर्फ इसके अंदर 2,500 रुपये पे डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होगी, जो बकाया रिमेनिंग 2,500 है इस परमानेंट डिफरेंस, रिमेनिंग 2,500 इज योर परमानेंट डिफरेंस। तो यानी सर एक बात समझ आई, IFRS 2 की अकाउंटिंग अपनी जगह वो ये रही, वो हो चुका। टैक्स वाला तो पूरा एड बैक करवा के करंट टैक्स ले लेगा, ये तो बात पत्थर पे लकीर है, वो आप दे देंगे या दे भी देते हैं उसको। टैक्स रेट 30%, अज्यूमिंग कि कोई और डिफरेंस नहीं है, इसके ऊपर ये दे दिया, सही जी, 25,500 का करंट टैक्स एक्सपेंस। अब एज फार एज रिकंसिलिएशन इज कंसर्न, एज फार एज मेरे बच्चों रिकंसिलिएशन इज कंसर्न, तो मैंने कहा मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है भाई। सर आपने कहा आपका करंट टैक्स एक्सपेंस आ रहा है ये, सही है जी। और डेफर्ड टैक्स इनकम कितनी आ रही है, आपने कहा सर डेफर्ड टैक्स इनकम आ रही है दिस इंटू 30%, बट दिस इंटू 30% नहीं, दिस इंटू 30% नहीं, आपने कहा सर इसमें से आप माइनस करें 2,500, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूंगा, क्योंकि मुझे सेविंग जो मिलेगी, मुझे आगे जाके मेरे बच्चों सेविंग मिलेगी, वो 2,500 रुपये पे मिलेगी ना, जो मैं आज क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि बकाया तो मेरा परमानेंट डिफरेंस है, बकाया तो मेरा परमानेंट डिफरेंस है, ये आ गया जी। तो हमने कहा कि सर अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं और यहाँ पे ये ऐड कर दूं और मैं यहाँ पे कहूँगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो आपने कहा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है भाई, 80,000 रुपये। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना सही है, तो रिकॉर्ड आउट हो गई भाई, बिल्कुल आउट होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या शामिल है, इसके अंदर क्या शामिल है, एड परमानेंट डिफरेंस। रीजन सुना, आपने जो सेविंग क्लेम की है वो 2,500 रुपये पे की है, ऐसा ही है ना। तो 80,000 रुपये में से, प्लीज सुनिएगा, 80,000 रुपये में से पूरा 5 माइनस हुआ हुआ है, ऊपर से पूरा 5 माइनस हुआ हुआ है, तो उस पर ऊपर जो सेविंग आ रही है पूरे 5 पे आ रही है, नीचे सेविंग 2.5 पे आ रही है। तो 2.5 तो मतलब आपने टैक्स दे दिया ना, वो परमानेंट डिफरेंस है, वो कभी भी माफ़ नहीं होगा। तो आपने कहा 2,500 रुपये पे 30% हम अभी ले आते हैं, ये आ गया। तो आप जब इसको ऐड करेंगे
तो आपके पास अमाउंट आ गई ये वाली। बात क्लियर है बच्चों? तो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई आपके पास अगर शेयर बेस्ड पेमेंट के साथ है तो आपने पहले साल में क्या करना है वो सीख लिया। अगेन समरी क्या है, पहले मैंने आपको IFRS 2 का एक रिकैप दिया, मैंने बताया उसमें आता क्या क्या है, फिर मैंने आपको ऑप्शंस की अकाउंटिंग सिखाई, मैंने आपको बोला कि भाई फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट क्या होती है, सब्सिक्वेंटली अगर फेयर वैल्यू ऑप्शन चेंज भी हो जाए दिस विल नॉट बॉदर यू, क्योंकि आपकी ये वैल्यू लॉक हो चुकी थी, एक्सपेंस के लिए यही यूज़ होगी। हाँ, बट एज फार एज योर इंट्रिंसिक वैल्यू इज कंसर्न वो चेंज होती रहेगी, टैक्स वाला आपको सेविंग उसी के हिसाब से देगा, जेन्युइन नुकसान हुई है तो अकाउंटिंग को अलग चलाओ, टैक्सेशन को अलग चलाओ। पहले बात ये सिखा दी हमने। अब अगर मैं अगले साल जाऊं ईयर 2 के अंदर, मेरे बच्चों प्लीज सुनना, ईयर 2 2024, तो ईयर 2 के अंदर अगर मैं 2024 में जाऊं तो मैंने कहा 2/2 हो जाएगा, और मेरा जो फॉर द ईयर का एक्सपेंस है वो 5,000 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा सर, यहाँ पे ईयर एंडेड 2024 के लिए मैं यहाँ पर फिर 5,000 का एक्सपेंस बुक कर लूँगा। अगेन मेरे बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अगेन टैक्स अथॉरिटीज़ फिर आपको कहती है कि भाई मैं आपको जो अलाउ करूँगी वो इस हिसाब से करूँगी। तो मैंने कहा भाई ये 24 आ गया ईयर 2, सही है जी। हमने कहा कि भाई अब देख लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई। चलें जी, हमने कहा कि सर जब हम आगे चले 2024 पे आए तो हमने कहा चलें भाई यहाँ पे लिखते हैं ईयर 2 का एंड। हमने कहा कि भाई जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 110, सही है जी, और एक्सरसाइज प्राइस ये है, तो आप यहाँ पे 10 की इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ गए, अच्छा ये वरना सेम हो जाएगा, मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ 107, सही है जी। और अगर मैं इसको 106 कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि लेट से आप यहाँ पर ईयर 2 है ना, तो ईयर 2 पे आपका पोटेंशियल कोई गेन बचता ही नहीं है मज़ीद आगे जाने का, इसको भी आप नहीं लेंगे, सही है जी। अच्छा अब मेरी बात समझिएगा, क्योंकि देखें ईयर 2 तक था ना, ईयर 2 का ये देख लें आपके सामने 2 सालों का वो था कॉन्ट्रैक्ट, तो 2 सालों बाद तो ये हो गया ना, ये 6 हो गया। प्लीज़ मेरे बच्चों बहुत फोकस होकर सुनिएगा। अच्छा भाई हमने कहा आप 6 रुपये का ही है, अब टैक्स वाला बोलेगा भाई मेरी नज़र में तुम तो भाई सिर्फ 6 रुपये के नुकसान में हो, तो हमने 6 किया, इसको 2/2 किया, ये अपडेट हो गया, हमने जो मज़ीद है वो 3,500 का लॉस बुक कर लिया, आपके सामने 3,500 का लॉस बुक कर लिया, ये रहा। अच्छा भाई जब 3,500 का लॉस बुक किया हमने, क्योंकि टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं आपको कुल मिला के 6,000 रुपये की डिडक्शन दूंगा, टैक्स में माफ़ी दूंगा, ये रही, टैक्स वाला कुल मिला के 6,000 रुपये की माफ़ी देगा, फॉर द ईयर में मैं ये बुक करूँगा, टैक्स वाले की नज़र में 6,000 रुपये की कुल मिला के माफ़ी है। अच्छा भाई खैर, अब मैं अगर अकाउंटिंग करूँ कौन से साल की, अब मैं अगर अकाउंटिंग करूँ कौन से साल की, 2024 की, और अज्यूम कर रहा हूँ कि अब तक इन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, अज्यूम कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि अब तक इसने एक्सरसाइज नहीं की है, तो मैं ये सारी चीज़ें उठा के यहाँ ले आऊँ। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 90,000 रुपये, इसके अंदर 5,000 रुपये का एक्सपेंस तो होगा ना, ये तो कांस्टेंट था, इसमें तो कोई अमल दखल था ही नहीं, ये रहा। तो मैंने कहा इसके अंदर 5 शामिल है, इसने ऐड बैक करवा दिया और ये आ गया अमाउंट। अच्छा इस पर हमने करंट टैक्स दे दिया। अच्छा भाई अब हम ज़रा ये उठा लेते हैं अमाउंट। अच्छा भाई अब हमने इसको एक लाइन नीचे लेके आना है, वो ये रहा। अच्छा पर सबसे पहले यहाँ पे सही करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स टू बी बुक्ड ऑन 3,500, रिमेनिंग 1,500 वुड बी द परमानेंट डिफरेंस। देखिए ना 5 बुक किया हुआ, वो कह रहा है 3,500 में मजीद अलाउ करूंगा आपको, तो हम फॉर द ईयर की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई अब हमने कहा कि ये तो ऐड बैक करके करंट टैक्स ले लेगा, हमने डेफर्ड टैक्स सिर्फ किस पे बुक करना है, हमने डेफर्ड टैक्स सिर्फ बुक करना है 3,500 पे, तो आपने 1,500 यहाँ से कटा दिए, सही है जी, ये 1,500 का परमानेंट डिफरेंस है, तो चेक कर लेते 27,450। अच्छा ये कहानी हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, आपके पास
एज एट 31 दिसंबर 2024 पे डेफर्ड टैक्स एसेट का बैलेंस ड्यू टू IFRS 2 कितना पड़ा हुआ है? सही जी, आपने कहा पहले साल में आपने डेफर्ड टैक्स बुक किया था एसेट ये, दूसरे साल में बुक किया ये, तो कुल मिला के 1800 का। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ऑल्टरनेटिव बैलेंस शीट अप्रोच, ऑल्टरनेटिव बैलेंस शीट अप्रोच। टैक्स बेस कितनी है? 6000। ऐसा ही है ना, टैक्स बेस कितनी है? 6000। इसकी अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट 0 रख दे बेनिफिट की, क्योंकि टैक्स वाला बेनिफिट देगा ना आपको। तो आपने कहा कि भाई इतना बेनिफिट आई हैव टू रिसीव, तो मैंने कहा ये आ गया डिफरेंस। तो इसके ऊपर आपने 30% का डेफर्ड टैक्स एसेट रखा हुआ होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट SBP। सही है जी, ये आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप अज्यूम करें अगले साल, मैं सिर्फ कंक्लूजन दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए। आप अज्यूम करें मेरे बच्चों, अगले साल क्या हुआ? अगले साल इन लोगों ने आके एक्सरसाइज कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर जब ये एक्सरसाइज कर लेंगे, अच्छा अगले साल तो एक्सपेंस नहीं हुआ ना, एक्सपेंस तो आप पूरा बुक कर चुके हैं, जो आपने 10,000 बुक किया ये रहा, ये आप बुक कर चुके हैं पूरा 5-5 करके, 10 बुक हो चुका है। अब इसमें कोई और एडिशनल डेवलपमेंट नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि अगले साल मेरे बच्चों सिंपल एंट्री बना के दे देता हूँ, कैश ले लेंगे लोगों से। 100 रुपये की एक्सरसाइज प्राइस थी, 1000 ये थे, 1 लाख रुपये ले लिए। सही है जी, और आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लिया 10 × 1000 से, और बकाया आपका आ गया शेयर प्रीमियम 90 × 1000 से। सिंपल है ना, कैपिटल और प्रीमियम में आपने फ़र्क रखना है, ये आ गया। अच्छा प्लीज़ मेरे बच्चों बहुत फोकस होकर सुनना। फिर हमने कहा कि भाई आपके पास जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व रखा हुआ था, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, उसको आप ख़त्म कर दें। आपने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितना रखा था सर? शेयर बेस्ड पेमेंट आपने रखा हुआ था रिजर्व 10,000 रुपये का, ऐसा ही है ना, एज एट तक तो 10,000 का ही था। अच्छा टेक्निकली आपने क्या किया, इसको रिटेन अर्निंग्स में फेंक दिया, क्योंकि ये जो आपका एक्सपेंस था जो आपने PNL में बुक किया था, इसका रिजर्व बनाते गए थे, अब आपने इसको रिटेन अर्निंग में फेंक दिया, क्योंकि बाकी आपका नुकसान था ही नहीं, बाकी तो आपको पैसे मिले। तो जो 10,000 रुपये का आपकी जेब से आपका एक्सपेंस बुक हुआ था, वो आपने रिटेन अर्निंग में नेट कर दिया। बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद अब मुझे आप एक बात बताएं, इस साल जिस साल ये इनकैशमेंट हुई है, नेक्स्ट ईयर इनकैशमेंट ईयर, यानी जब उन्होंने शेयर्स एक्सरसाइज किए हैं, तो मुझे एक बात बताएं, टैक्स वाला आपको अब कितने की डिडक्शन देगा? यानी अब आपके PNL में कोई एक्सपेंस नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर आपके PNL में कोई एक्सपेंस नहीं होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर आपके पास आपके PNL में कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा। तो आपके PNL में जब कोई एक्सपेंस नहीं होगा, टैक्स वाला बोलेगा भाई शाबाश, ये माइनस करो, 6,000 माइनस करो। मैंने कहा है 6,000 माइनस करो, बोलेगा हाँ भाई तुम्हारा नुकसान है, अभी क्लेम करो। मैंने कहा अच्छा तुम करंट टैक्स कम मांग रहे हो? मैंने कहा क्योंकि पिछले सालों में ज़्यादा मांगा था और कुछ परमानेंट डिफरेंस भी था। तो अब उसने 6,000 पे जब माइनस किया अगले साल, तो आपके पास करंट टैक्स हो गया कम। आप बोलोगे मैं तो सेविंग पहले ही क्लेम कर चुका हूँ। तो अब वो वक्त आएगा जब आप डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट करके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और सर आप फिर ये जो आपका टोटल बैलेंस था 1800 का, उसको रिवर्स करके डेफर्ड एक्सपेंस बुक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप इसकी सेविंग पहले ही क्लेम कर चुके थे रेलेवेंट ईयर में, तभी तो डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो इसको आप लोग मेरे बच्चों अच्छे से कॉपी करें ताकि आपको ऑल टुगेदर ये समझ जाए, और फिर हम चलेंगे पास पेपर्स पे। बट पास पेपर्स पे जाने से पहले इसके मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं। जज़ाकल्लाह।